नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। क्रोध, आक्रोश, गुस्सा, एंगर, न जाने कितने इसके नाम हैं, लेकिन एक बात जो समान है वो है कि ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी वजह से बने बनाए काम भी कर सकते हैं। इसलिए गुस्से को काबू कर लेना चाहिए, और यदि गुस्सा काबू नहीं हो रहा है तो ये चिंता की बात है। लेकिन तब क्या हो जब आपका गुस्सा किसी की जान पर ही भारी पड़ जाए, या आप गुस्से में किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए, तो ये गुस्सा शैतानियत का रूप ले लेता है और अपनी हदें पार करके रिश्तों को भी तार तार कर देता है। आज इस खास कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी ही घटनाएं आपको बताएंगे जब मामूली सा विवाद दूसरों की जान पर भारी पड़ गया। चलिए शुरुआत सबसे पहले ग्वालियर से करते हैं। यहां से एक मामला जो निकलकर सामने आया, केस नंबर 1, ये ग्वालियर की घटना है। पैसों के विवाद में नौकर को इतना गुस्सा आ गया कि यहां मालकिन और उसकी बेटी की हत्या कर दी। ये पहला मामला ग्वालियर से, और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। जिस मालकिन के घर में काम कर रहा था, विवाद पैसों का था, लेकिन ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौकर ने बदला लेने की ठान ली और बदला लिया मालकिन और उसकी बेटी की जान लेकर। ये पहला मामला ग्वालियर से। अब केस नंबर 2 सूरजपुर से आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़, सूरजपुर की घटना। यहां बदमाश ने आरक्षक पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। मामूली सी बात थी, गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इतना गुस्सा आ गया कि आरक्षक पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की, और यहां तक कि यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि हेड कांस्टेबल की मासूम सी बच्ची और उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई। चलिए केस नंबर 3 आपको बताते हैं। बलौदाबाजार, पत्नी के रील बनाने से पति नाराज हो गया, यानी कि सोशल मीडिया का शौक पत्नी का, और पति ने उसकी जान ले ली। चरित्र शंका के चलते पत्नी की ही हत्या कर दी। ये बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ का मामला है। अब चौथा केस भी छत्तीसगढ़ से ही, राजधानी रायपुर। केस नंबर 4 आपको बताते हैं। यहां चाचा ने नाबालिग को चोर बोलकर चिढ़ाया। नोकझोंक हो रही थी, चाचा ने नाबालिग को चोर बोलकर चिढ़ाया। नाबालिग इतना ज्यादा चिढ़ गया कि उसने अपने चाचा के ही बेटे की हत्या कर दी। एक मासूम जिसे मौत के घाट उतार दिया एक नाबालिग ने। तो ये 4 केसेस आपको बताए, और ये मामूली केस नहीं है। ये बताते हैं कि गुस्सा कितना हावी हो रहा है लोगों की जिंदगी में, लोगों के दिमाग पर, उनके मन मस्तिष्क पर। लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं, बड़ा सवाल है। सवाल क्या है वो जल्दी से देख लीजिए। क्या क्रोध ही अब व्यक्ति का शत्रु बन रहा है? सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन ये 4 तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। ग्वालियर, सूरजपुर, बलौदाबाजार और रायपुर, ये वो चारों घटनाएं हैं जो अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताई कि कहां क्या हुआ है। ग्वालियर में नौकर ने अपनी मकान मालकिन और उनकी बेटी की हत्या कर दी। सूरजपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह मामला इतना बड़ा कि हिंसा में तब्दील हो गया। बलौदाबाजार में भी और राजधानी रायपुर में भी मासूम की हत्या सिर्फ गुस्से में, तैश में आकर ली गई है। चलिए, तो आज इसी खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बात भी करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ ही सत्यकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मनोचिकित्सक हैं। तमाम सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है वो क्या है? क्या क्रोध ही अब व्यक्ति का शत्रु बन रहा है? आखिर गुस्सा क्यों हो रहा है इंसान पर हावी, ये एक बड़ा सवाल। और जानलेवा क्यों हो रहा है इंसान का क्रोध, उसका गुस्सा? आर्थिक तंगी क्या क्रोध की वजह बन रही है? क्या इंसान आर्थिक तंगी का सामना करता है इसलिए क्रोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है? आपसी रिश्ते ही क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं? और एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या आपसी प्रतिस्पर्धा भी क्रोध की वजह हो सकती है? आस्था से दूरी, ईश्वर से दूरी क्या गुस्से की वजह बन रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं और जिनका जवाब लेने की भी कोशिश हम करेंगे। और चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही सत्यकांत जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शरद जी, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपसे ही मैं लेना चाहूंगी। क्या हालात गुस्से की वजह हो सकता है?
देखिए, ये तो बेहतर रोशनी इस पर सत्यप्रकाश जी डालेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से, जिसको हम कह सकते हैं कि अब हमारा समय बहुत तेज़ी से बदल चुका है। आज से 10 साल पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन बहुत दूसरे हालात का सामना कर रही है। आज स्थिति ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके गुस्सा आने की एक बड़ी वजह है कंपटीशन, और इस कंपटीशन में पीछे छूटने का डर। आप लगातार देखते हैं कि लोग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर और लोगों की लाइफस्टाइल ये बड़ी ड्रामेटिकली भी चेंज होती है। आप अपने किसी पड़ोसी को देखते हैं जिसके यहाँ किसी समय सिर्फ मोटरसाइकिल होती थी, अचानक उसका बेटा आईआईटी में उसका एडमिशन होता है, उसकी प्रतिभा अच्छी है और उसका 70 लाख रुपए सालाना का पैकेज हो जाता है। अब उसके घर नई कार आती है और आप फील करते हैं कि आपका बच्चा नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन बनता है। सड़कों पर जिस तरह की भीड़ है, आपको ऑफिस जल्दी जाना है, ऑलरेडी आप लेट हैं, पर्यावरण बहुत ख़राब है। अगर आप महानगर में हैं, दिल्ली में हैं, पराली है, ऐसा लग रहा है सांस लेने में दिक्कत है, गाड़ी का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें माउंट हो रही हैं, प्रेशर माउंट हो रहा है आपके ऊपर। अचानक एक कोई व्यक्ति सामने आ गया, बहस हुई, वो भी गुस्से में है, आप भी गुस्से में हैं, थोड़ी देर में आपने महसूस किया कि किसी एक ने अनर्थ कर दिया। कारण बहुत सारे हैं, कहीं कमजोरी है, कहीं बीमारी है, कहीं नशा है, और इन सब का घालमेल ये चीज़ पैदा कर रहा है कि आज हर व्यक्ति गुस्सा है। और गुस्सा या क्रोध, कई लोग गुस्सा दूसरों पर नहीं निकालते, वो अपने ऊपर ही निकालते हैं। खाना नहीं खाएंगे, अपना मोबाइल तोड़ देंगे, अपने को टॉर्चर करते रहेंगे। गुस्से का एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रूप ये भी है जी। निश्चित तौर पर। और क्रोध एक ऐसी आंधी को कहा जाता है जिसके चलते आपकी ही बुद्धि का दीपक बुझ जाता है। सत्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यकांत जी, मैंने कहीं पढ़ा अभी, जब मैं इस टॉपिक पर समझने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से एंगर इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया भर के जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो समाज शास्त्री हैं, वो आज के युग को एज ऑफ एंजाइटी कहकर संबोधित करने लगे हैं। आखिर वजह क्या है एंगर इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ने की? देखिए, एंगर इश्यूज बढ़ने की जो वजहें हैं बहुत ज्यादा मल्टी फैक्टोरियल है, उसमें कोई भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस तरीके से हमारे समाज का ताना बाना बनता जा रहा है, उसमें जो वैलिडेशन है और सफलता है, इनके जो मापदंड है वो बेहद क्रूर है, और ये कहीं ना कहीं दूसरे के रिकॉग्निशन पर आधारित है। हम बच्चे को तब तक टॉपर कह सकते हैं जब वो हमारे 50 बच्चों को पीछे पछाड़ रहा है, फिर उसको क्लास में कंपटीशन खत्म करके बगल वाले पड़ोसी के बच्चे से कंपटीशन करना है। सेम आर्थिक रूप से जो मापदंड है वो भी बहुत क्रूर है। तो सफलता को चेस करने में, लोगों को दिखाने में हमारी जो कुंठा है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। चाहे वो सफलता हमारे रिश्तों की हो, मेरे जॉब की हो, मेरे अचीवमेंट्स की हो, तो उसको मैं चेस करता जा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा जो मन है वो रुग्ण होता जा रहा है। उसको प्रॉपर पोषण मिलना था शांति से, उसको प्रॉपर पोषण मिलना था अच्छी नींद से, उसको प्रॉपर पोषण मिलना था अच्छे संबंधों से, उसको प्रॉपर पोषण मिलना था अच्छे साहित्य से। मैं उस मन को पोषित कर ही नहीं रहा हूं, तो कहां से मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरे अंदर दया, करुणा, सहिष्णुता डेवलप होगी। मैं छोटी छोटी समस्याओं को टॉलरेट करके उनमें स्वस्थ तरीके से एक्ट कर पाऊंगा। तो ये बहुत तेजी से बिगड़ता हुआ सामाजिक ताना बाना है, जिसमें हम सबका जो पूंजीवाद है, बाजारवाद है, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, इसने हमारे अंदर बहुत सारी असमानता क्रिएट कर दी है। असमानता की वजह से हमारे अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है। तो हर वर्ग में फ्रस्ट्रेशन के कारण अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल जो मूल है वो यही है कि मुझे वैलिडेशन का लालच है, या मैं इस क्रूर सफलता के मापदंडों को पकड़ना चाहता हूं। सत्यकांत जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो खुद नहीं समझ पाता कि वो कितने गुस्से में है। ट्रिगर को कैसे पहचाना जाए? क्या संकेत होते हैं इसे समझने के, इसे पहचानने के लिए? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने नेचर के बारे में बहुत सारा आइडिया होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गुस्सा या क्रोध है वो समहाउ थोड़ा बहुत फैमिली में एक्सेप्टेड है। जैसे हम बड़े चाव से कई बार बताते हैं कि वो मेरे दादाजी बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे, मेरे नाना जी बड़े गुस्सैल स्वभाव थे, मेरे पापा को तो गुस्सा आता ही, उनका गुस्सा हमने पहले से देखा है। तो इस एक्सेप्टेंस की वजह से हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये बेसिकली रुग्णता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के स्किन में चेंजेस आए तो उसको लगता है कि यार हमें स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि कुछ स्किन में चेंजेस हुए हैं।
लेकिन व्यवहार वाले पार्ट में हम कहीं ना कहीं इतने जागरूक नहीं होते कि कोई भी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ये संकेत दे सकता है कि मैं उस पल के बाद उसमें साइकोलॉजिकली काम करूं, आत्मचिंतन करूं, बशर्ते उसमें समाज और परिवार हमारा उस गुस्से को महिमा मंडित करता है, मुझे माचो मैन की संज्ञा देता है। आप देखिए कि 10-15-20 साल पहले जो रोमांटिक हीरोज हुआ करते थे वो हमारे देश की प्रेरणा बनते थे। आप देखिए वेब सीरीज में जो मोस्ट क्रिमिनल है वही सबसे बड़ा हीरो है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे अंदर का ही रिफ्लेक्शन बाहर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये समझना होगा कि किसी भी कंडीशन को अगर मैंने इनअप्रोप्रिएटली डील किया, जहां पर मुझे भी लग रहा है कि नहीं ये तरीका स्वस्थ नहीं था, तो मुझे उसके लिए हेल्प लेनी चाहिए, अपने घर वालों से, पेशेवर लोगों से, खुद में आत्मचिंतन करना चाहिए कि उसकी वजह से मेरा क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ। इवन ना केवल सामाजिक नुकसान बल्कि शारीरिक नुकसान भी इसमें बहुत सारे होते हैं। चाहे वो आप देखिए कि हार्ट के इवेंट इस समय काफी यंग लोगों में सुन रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है, लेकिन उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, हम पूरी उसकी भूमि तैयार कर रहे हैं और ओवरऑल हर जगह संघर्ष चल रहा है। तो ट्रिगर साइन ये है कि अगर मेरा बातचीत का जो पैटर्न है वो कहीं डिरेल हो रहा है किसी इनअप्रोप्रिएट घटना में, किसी भी व्यक्ति को खुद का टेस्ट करना है, तो वहां पर आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि जब मेरे मन की बात किसी ने नहीं करी, जब मेरे मन का नहीं हुआ, उसको आपने कैसे डील किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर हम खुद से ईमानदारी रखें तो मुझे लगता है अपने व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। और हम सब फ्लॉ से भरे होते हैं। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे बताना होगा कि हम सब फ्लॉ से भरे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है उसे पहचान करके करेक्ट करना या उसकी इंटेंसिटी को कम करना। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर उस समय आप खुद से डील कर लेते हैं तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप खुद से ही कर लेंगे। क्योंकि शरद जी, क्रोध को ऐसा श्राप कहा जाता है जो इंसान खुद को ही देता है, और सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो इसे तो इस तरह से माना गया है कि समस्याओं को पैदा करने वाला है क्रोध। जी जी जी, मुझे एक चीज़ और लगती है जया इसमें कि जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। अगर हमें बुखार आ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन पे रैशेज आ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछ लीजिए, आप मुझसे ही पूछ लीजिए कि क्या शरद जी आपने कभी साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं, तो मैं चौंक जाऊंगा और मैं आपके इंटेंशन को ऑब्जर्व करने लगूंगा कि क्यों, जबकि मैं अपनी यंग एज में साइकेट्रिस्ट के पास गया हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन लगा और मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया। लेकिन मैं किसी से पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास गई हैं या किसी और से पूछूं, तो वो ऐसा मानता है कि नहीं नहीं नहीं, मानसिक रोग यानी ये एक किस्म का टैबू है, मानसिक रोग या व्यवहारगत रोग। आप ट्रोमा से जूझते हैं जिंदगी में, आप बहुत मिलनसार हैं, धीरे धीरे आपको मिलनसारिता आपकी कम हो रही है, आपका घर महसूस कर रहा है, लेकिन लोग यही कहेंगे विवेकानंद को पढ़ो, अब मैं तुम्हें कुछ किताबें ला कर देता हूँ मोटिवेशनल, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि एक अच्छे मनोचिकित्सक को दिखा दो। क्यों भैया, जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितने कॉलेज हैं, मैं दावा करता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट वहाँ नहीं जाता, वहाँ पर सारे डॉक्टर आ जाएंगे, मेडिकल कैंप्स लग जाएंगे। क्यों साहब, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। इस टैबू को डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी बड़ी मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ऐसा नहीं है। जबकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आपकी कार्यदक्षता बहुत बढ़ जाती है। हर क्रिकेट खिलाड़ी का साइकियाट्रिस्ट है, हर टेनिस स्टार का साइकियाट्रिस्ट है, हर फुटबॉल प्लेयर का यूरोप का साइकियाट्रिस्ट है, हर फिल्म स्टार का साइकियाट्रिस्ट है। लेकिन अगर आप किसी से पूछ लीजिए कि आप मनोचिकित्सक के पास गए, नहीं साहब, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों डॉक्टर साहब, इस पर आपका रिएक्शन बड़ा जरूरी है। निश्चित तौर पर सर, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप खुले मंच पर अपने बारे में आपने अपने कंसल्टेशन का जिक्र किया है, बहुत बहादुरी की बात है और न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है। खासकर आपकी फील्ड से जुड़े हुए लोगों में बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन वो स्टिग्मा की वजह से सामने नहीं आ पाते, तो आपकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और निश्चित तौर पर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। आप शरद जी, सामान्य समाज की बात तो छोड़ दीजिए, जो गैर मनोचिकित्सक हैं उन्हें भी साइकियाट्री और साइकियाट्रिस्ट के टुवर्ड्स बड़ा स्टिग्मा होता है। उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि कई बार मानसिक जो समस्याएं हैं वो उनकी शारीरिक समस्याओं को भी बढ़ाती रहती हैं। तो ये स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड है। अब आप मान के चलिए कि पिछले 10 सालों में जबरदस्त तरीके से लोगों के मन में जागरूकता बढ़ी है।
लेकिन जो कलंक का भाव है वो अभी हमें हेल्प लेने से रोकता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मेरी शादी तो नहीं रुक जाएगी, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, दवा तो मुझे लंबे समय तक खानी पड़ेगी। पूरा मिथ से भरा हुआ समाज है। हर इंसान जो बहुत अच्छे से आपके सामने पेश हो रहा है, अजीब सी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस के साथ में इरिटेटेड सा वो घूम रहा है, भले वो कितना भी प्रेजेंटेशन अपना बाहरी कुछ भी कर ले। तो जरूरत है कि इस स्टिग्मा को हम बस्ट करें, कलंक के भाव को हटाते हुए पेशेवर सलाह लेने की ओर आगे आए। जैसा कि आपने बताया कि फिल्म स्टार्स हैं, खिलाड़ी हैं, सबने अपने अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट रखे हुए हैं। डिपार्टमेंट्स में आप देखिए, जो गवर्नमेंट की क्लिनिक्स होती हैं, आपको उसमें आपको एक डॉक्टर मिल जाएगा, लेकिन कभी आप उसमें जो आपका बुखार देख रहा है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिविटी से सीधा सीधा संबंध रख रहा है। और इस बार WHO ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर थीम भी रखी थी, इवन की मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। तो उससे भी हमें जागरूकता लेनी चाहिए कि स्कूल्स हैं या ऑफिसेज हैं, सबका कोई ना कोई एक साइकियाट्रिस्ट नियुक्त किया जाना चाहिए। और इससे न केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी भारी परिवर्तन आएगा। एक शोध के हिसाब से अगर आप मेंटल हेल्थ पर 1 रुपए खर्च करते हैं तो आपका 4 रुपए का बेनिफिट होता है। बिल्कुल। और शरद जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए वर्क प्लेस हो या स्कूल कॉलेजेस, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए शरद जी। लेकिन जिस तरह से हम खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज का आप जिक्र कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनके भी जब मनोचिकित्सक हो सकते हैं और उन्हीं को हम आइडियल मानते हैं, तो फिर हम इस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? देखिए, मैं जब साइकियाट्रिस्ट से मिला था तो मैं जिस चीज़ से प्रेरित हुआ, वो भी मैं, डॉक्टर साहब भी हैं, मैं आदित्य हृदय स्तोत्र मैं पढ़ा मैंने उसको, जब जो सूर्य की उपासना का हमारी सनातन परंपरा में मंत्र है जी। मुझे एकदम से मेरा झरोखा खुला। मैंने जब उसमें पढ़ा कि राम थक गए और राम अवसाद से ग्रस्त हो गए जी, और उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया चट्टान पर और उन्होंने सर पर हाथ रखा और वो बैठ गए नीचे और उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार इसके 10 सरों को अलग अलग काट रहा हूं, लेकिन ये इसके फिर जुड़ जाते हैं सर, और ये इट इज बियॉन्ड माई रीच, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो देवताओं ने, जैसा मान्यता है कि उन्होंने अगस्त ऋषि के पास वो गए और अगस्त ऋषि के पास जाकर कहा कि राम अवसाद में है। संस्कृत में जिस वो श्लोक जो आदित्य हृदय स्तोत्र का है, उसका हिंदी शब्द है अवसाद। राम निराशा में घिर गए हैं, हे अगस्त ऋषि, ये युद्ध का निर्णायक क्षण है, आप पहुंचिए। तो अगस्त ऋषि ने जाकर उनसे कहा कि राम आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो काम डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी करते हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं कि ये भी उन्हीं ऋषि मुनियों की तरह हैं जो ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आप अपने को समेटिए। मेरा परामर्श है कि आप जैसे ये मेडिसिन सजेस्ट करते हैं या काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं, अगस्त ऋषि ने उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर, ऐसा नहीं राम के भीतर सारी शक्ति है, हमारे भीतर सारी शक्ति है, उन्होंने कहा आप सिर्फ इसका पारायण करिए और देखिए आप कर पाएंगे। और राम को वो साइकोलॉजिकल बूस्टर इतना परफेक्ट उनके मन में गया, फिर उन्होंने धनुष बाण का संधान किया और रावण का वध किया। चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। बहुत महत्वपूर्ण बात शरद जी आपने कही है, लेकिन बात त्रेता युग की हो रही है और वर्तमान में हम कलयुग में हैं, तो क्या वहां से लेकर आज तक इस अवसाद की, इस तनाव की परिभाषा ही बदल गई है क्या? क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा कि डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। सत्यकांत जी, डिप्रेशन ही सबसे खतरनाक चीज है। जी डॉक्टर त्रिवेदी जी। और देखिए, सर ने धर्म और अध्यात्म की बात की, तो मैं भी ये कहूंगा कि जो जीवन है उसका विपरीत जो है वो मृत्यु नहीं है। जीवन का जो विपरीत है वो बेसिकली अवसाद ही जी, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इसके मेडिकल मॉडल के साथ साथ जो हम सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए अपने जीवन में, जो मेरे ऊपर है, जहां पर मैं अपना ख्याल रख सकता हूं, वो भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ में मेरी अच्छी नींद 7 से 9 घंटे की करने को है, लेकिन मैं उसमें रील्स देखता रहूंगा, मैं रात भर मोबाइल चला करके उसमें रील्स देखता रहूंगा। मुझे पता है कि नशे से मेरे उन्मादी हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कूल डूड बनने के लिए, पीयर प्रेशर में अपने आप को पीयर ग्रुप में शामिल करने के लिए, वैलिडेशन के लिए नशा करूंगा। मैं अच्छे लोगों के संपर्क में ना रह करके उन लोगों के संपर्क में रहूंगा जो मुझे टॉक्सिसिटी दे सकते हैं। मुझे पता है, फिर भी मैं उन लोगों के साथ में इंगेज रहूंगा और जानबूझ करके अपना लॉस करता रहूंगा। मैं अपनी दिनचर्या बिगाड़ूंगा। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मेंटल हेल्थ में को ठीक करने में या ठीक रखने में।
तो पेशेवर सलाह साथ ही साथ जो लाइफ स्किल्स है, जीवन दक्षता है, उसका बहुत बुरी तरीके से अभाव है। और मार्केट ने हमें चेस कराने के लिए बहुत सारी इनसिक्योरिटीज डाल दी है। तो यहां पर फर्ज बनता है कि मुझे समझना है कि ये मार्केट मेरे को कितना अपने कंट्रोल में ना कर पाए, ये दक्षता डेवलप करनी होगी। तो जो जितना ज्यादा इस चीज को समझेगा, दक्ष बनेगा, वो उतना बेहतर से इस जीवित जीवन को शांतिपूर्वक जी पाएगा। लेकिन हम क्या होते हैं, उसके ट्रैप में आते हैं, उसके गुलामी करते हैं, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं, हो सकता है मेटेरियलिस्टिकली हम बहुत सफल हो जाएं, लेकिन हम मानसिक रूप से अशांत जीवन जीते रहते हैं और कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। और कई बार जब कुंठा का स्तर बहुत ज्यादा होता है तो वो हत्या और आत्महत्या या किसी दूसरे क्राइम के रूप में दिखाई देता है। अभी पिछले बाल दिवस पे मुझे लगता है, या लास्ट सुसाइड प्रिवेंशन डे पे, मैंने एक वीडियो अपना जारी किया था। उसमें मैंने यही बताया था कि अगर हम इमोशंस के मैनेजमेंट को सीख लें तो हत्या, आत्महत्या, क्राइम, इन तीनों में जबरदस्त कमी आ सकती है। लेकिन इमोशनल मैनेजमेंट सीखना या सिखाया जाना हमारे यहाँ परिपाटी नहीं है, और ना हम इसको शुरू करने की कोई कोशिश करना चाहते हैं। ये हमारी प्राथमिकता से बाहर है। जैसा कि सर ने बताया कि ये हमारी चुनावी मुद्दा नहीं है। निश्चित तौर पर, और ये बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर सत्यकांत जी कि इमोशन हम उसे मैनेज नहीं कर पाते, इमोशनल मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन वो कैसे होगा, क्योंकि जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं सत्यकांत जी, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, कि हमें पता है नशा हमारे लिए खराब है, लेकिन फिर भी हम नशा करते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए 6 घंटे 7 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसी से जुड़ी कोई रील हमारे सामने आ जाए तो हम उसे भी स्क्रॉल कर देते हैं कि शायद ये मेरे काम की नहीं। जया, बहुत ज़रूरी है कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि IIT क्रैक कैसे करना है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज को कैसे क्रैक करना है, हमें मालूम है। हमें मालूम है कि कैसे अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अगर मेरी गाड़ी ईश्वर न करे सड़क पर है और उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया और मुझे भयानक चोट लगी और मेरा एक हाथ या एक पैर अब शायद ज़िंदगी भर काम ना करे, तो मुझे नहीं मालूम क्या करना। मेरा अगर रिलेशन ब्रेक हो जाता है शादी का या प्रेमी प्रेमिका का, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे कंट्रोल करूं। अगर मेरे कोई प्रियजन की ईश्वर ना करे डेथ हो जाती है, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं इसको कैसे काउंटर करूं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ऐसे मनोग्रस्त, विकारग्रस्त लोगों को पहचानना भी नहीं आता है। हम सड़क पर निकले हैं, मुंबई से दशहरे का दिन है, एक 23 साल का लड़का कार खरीद के निकल रहा है, लेकिन वो जिन लोगों से उलझ रहा है उसे नहीं मालूम कि वो नाराज लोग हैं, वो मनोविकार से ग्रस्त लोग हैं। वो इतना मारेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे कि वो मर भी सकता है। बिल्कुल। तो ये भी आपको पहचानना चाहिए। अभी आप दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी उदास आंखें आपको देखती रहेंगी और वो ये मानेंगी कि उनके घर में दिवाली अच्छी इसलिए नहीं मन रही है कि आपके पास पैसा है। आप अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी में जिसका AC फरफर चल रहा है, आपकी वजह से उसकी दिवाली खाली है, क्योंकि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपकी जेब में बहुत पैसा है, तो वो नाराज होता है। और जैसे ही उसकी गाड़ी से उसको हल्की ठोकर लगती है, वो तय कर लेता है कि इसी आदमी ने मेरी जिंदगी को खराब किया है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावधान भी रहना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर त्रिवेदी, क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित तौर पर आपने जैसा बताया कि हर जगह एक पोटेंशियल है कि आप किसी भी हिंसा का शिकार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कुंठाग्रसित लोग एक संभव एक मनोरूढ़ता से घिरे हुए रहते हैं और उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट चाहते हैं या कोई बहाना चाहते हैं। आप देखिए कि इसी उसमें भीड़ तंत्र काम करता है, जहां पर सबकी भावना लगभग एक होती है, सब कुंठा से भरे हुए होते हैं और हमें एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है अपना गुस्सा निकालने का। और ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब अपने चरम पर है। इसलिए मैं शरद जी बार बार कह रहा हूं कि हम कैसे पूंजीवाद की चपेट से बचें, और जो हमारा जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं, बहुत बढ़िया, ना कि धार्मिक, मतलब धार्मिक तो है ही, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस हैं वो हमें लानी पड़ेगी, जिसका सीधा सीधा संबंध जीवन कौशल से है। लेकिन जहां हम आध्यात्म की बात करते हैं तो वो हमें कूल नहीं रहने देता, तो इसकी वजह से हम उससे डिटैच होते चले जाते हैं। और जो अभी मैडम आप कह रही थी, तो इसमें वैलिडेशन का जो ग्रीड है, इसकी वजह से ही तो हम परेशान हैं। अगर मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, या आप मान के चलिए मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है कि वो कॉम्प्लिकेशन मैंने क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो तुलना के थ्रू हो, या मुझे को वैलिडेशन का लालच हो, या मैं किसी क्रूर सफलता को चेस कर रहा हूं जो शायद अभी रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। जी, काफी महत्वपूर्ण बात है।
वक्त की कमी है, नहीं तो हम आपको और सुनते और इस विषय पर आगे भी हम आपको सुनेंगे। और जाते जाते जया जी हम दर्शकों को छोड़ जाते हैं, हमारे अपने मध्य प्रदेश के ही हैं, जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा। क्रोध पर डॉक्टर साहब उन्होंने भी कुछ कहा है, आपको भी हम सुनवाते हैं और दर्शकों को भी सुनवाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। गुस्से की 3 प्रकृति होती है, एक होता है राजसी गुस्सा, एक होता है सात्विक गुस्सा और एक होता है तामसिक गुस्सा। तामसिक गुस्से में व्यक्ति सामने वाले को प्रताड़ित करना चाहता है। राजसी गुस्से में व्यक्ति सिर्फ अपनी सत्ता का प्रदर्शन करके सामने वाले को उसकी सीमा दिखाना चाहता है। लेकिन सात्विक गुस्से में व्यक्ति के अंदर प्रताड़ना का भाव नहीं होता, सिर्फ संशोधन का भाव होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी आशुतोष राणा जो बॉलीवुड एक्टर हैं, कुल मिलाकर इतनी बात है कि गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है और आपके पश्चाताप पर जाकर खत्म हो जाता है। यही सार हमारे इस कार्यक्रम का। मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही सत्यकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते आपको एक सुविचार बता देते हैं, क्रोध और तूफान एक समान होते हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। ये सोचिएगा जरूर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।